उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लड़के लड़कियां एक बार के अंदर आपस में भिड़ गए। आरोप है कि शराब पीने के दौरान इन लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में बार के अंदर कुछ लड़कियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होती नजर आई। हंगामा तब और बढ़ गया जब वो एक दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह मारपीट करने लगी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोबाइल फोन से लड़कियों की लड़ाई का वो लोग वीडियो बनाते रहे। थोड़ी देर बाद इस लड़ाई में कुछ लड़के भी शामिल हो गए। एक तस्वीर में एक लड़का बार के अंदर ही एक लड़की को जमीन पर गिराकर पीटता दिखा, जबकि उस लड़की के साथी उसे बचाने के लिए मारपीट कर रहे लड़के पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। कोई उसे लातों से मारता रहा तो कोई उसे पीछे से पकड़कर खींचने की कोशिश करता रहा। बाद में किसी तरह से उसे अलग किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर अपनी ही पत्नी को गायब करवाने का शक जताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के अरुण जोयाल की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू पिछले 1 साल से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आई है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि किम ने ही उनको गायब करा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम की पत्नी को आखिरी बार 25 जनवरी 2020 को देखा गया, जिसमें वो राजधानी प्योंगयांग में एक समारोह के दौरान अपने पति किम जोंग उन के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया। यहां तक कि 10 अक्टूबर 2020 को प्योंगयांग में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भी वो मौजूद नहीं थी। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि किम की चाची की तबीयत बेहद खराब है और री सोल जू उनकी देखभाल कर रही है। मुंबई के पास भिवंडी में एक इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग उसके मलबे में दबकर घायल हो गए। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई इमारत में एक गोदाम था, जिसके अंदर 10 मजदूर काम कर रहे थे और इमारत गिरने से सभी मजदूर उसके मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच गए। साथ ही घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। फिर मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ लोग बुरी तरह जख्मी नजर आए। इस हादसे पर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ओनर कौन है जगह के, किसने चलाने के लिए लिया था या लीज पे लिया था, ये सब जानकारी मिलने के बाद उस हिसाब से गुनाह दाखिल होगा उसमें। राहत और बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे में फंसे ज्यादातर लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, जबकि एक आदमी की इस हादसे में मौत हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि ऐसे हादसों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। पुरानी जर्जर हो चुकी इमारतों में रहना खतरनाक है, ये जानते हुए भी हम न तो उन्हें खाली करते हैं, ना ही उनकी ढंग से मरम्मत कराते हैं। देश भर के नगर निगम हर साल ऐसी इमारतों का सर्वे कराते हैं, नोटिस भी जारी करते हैं, लेकिन हमारी आंखें ऐसे हादसों को देखकर भी नहीं खुलती। मुंबई के बिल्कुल पास ठाणे नगर निगम ने भी ऐसी 4000 से ज्यादा इमारतों को रहने या कारोबार के लिए खतरनाक घोषित कर रखा है। पिछले साल एक 3 मंजिला इमारत ढहने से वहां करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। फिर भी जर्जर इमारतों को खाली करने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हुई। अब भी हमारी नींद नहीं खुली तो कल फिर कहीं ना कहीं किसी इमारत के मलबे में कोई जिंदा दफन होगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक इमारतें देश के हर शहर में मौजूद हैं। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां के कर्मचारियों को खूब पीटा। उनके बीच किस बात पर विवाद हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी टोल कर्मचारी को पकड़कर पीटता नजर आया। अपने साथी को पिटता देख कुछ और कर्मचारी उसे बचाने दौड़ पड़े, लेकिन इसी बीच उस आदमी के कई साथी भी वहां आ गए और फिर उन सबके बीच जंग शुरू हो गई। वो सभी ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। हमारे स्टाफ को मार पिटाई की, जख्मी किया, 3-4 लोग घायल है। वहीं टोल प्लाजा पर हुए इस हंगामे की वजह से वहां अफरा तफरी जैसे हालात बन गए और काफी देर तक कई गाड़ियां फंसी रहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आतंकी ओसामा बिन लादेन से आर्थिक मदद लेने का आरोप लगा। न्यूज़ 18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक और नवाज मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी आबिदा हुसैन ने उन पर यह बड़ा आरोप लगाया और एक इंटरव्यू में उनकी पोल खोलते हुए बताया कि आतंकी लादेन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फंडिंग करता था।
नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन पर पहले भी लादेन से आर्थिक मदद लेने और उन पैसों से कश्मीर में आतंक फैलाने के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, साल 2016 में आई एक किताब में तो ये तक लिखा गया था कि नवाज शरीफ ने लादेन से फंड लेकर बेनजीर भुट्टो की सरकार गिराई थी। लादेन को अमेरिकी सेना ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर मारा था, जबकि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने उस खूंखार आतंकवादी को पनाह दी हुई। तेलंगाना के वारंगल में राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर सवाल उठाने वाले टीआरएस विधायक के घर के बाहर खूब हंगामा हुआ। विधायक सी धर्मारेड्डी ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर दी जा रही चंदे की रसीद को फर्जी बताया था और बीजेपी से चंदे की रकम का हिसाब मांगा था, जिसके बाद उनके घर के बाहर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोग वारंगल में विधायक सी धर्मारेड्डी के घर के बाहर इकट्ठा हुए, जिनमें एक ने पुलिस के सामने ही घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे पहले उसने वहां पड़ा पुलिस का डंडा अंदर फेंका, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे दौड़ा दिया, लेकिन वो रुका नहीं, उल्टा उसके तेवर और आक्रामक हो गए। थोड़ी ही देर में वो वहां मौजूद दूसरे लोग भी हंगामे में शामिल हो गए, जिनमें कई बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बाद में ये लोग नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे के बाद विधायक के घर के अंदर इसके निशान नजर आए। वहां फर्श पर खिड़कियों के टूटे कांच बिखरे दिखाई दिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब में टीआरएस विधायक के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। ये लोग रात में वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने ही बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया। इन लोगों ने वहां बहुत देर तक पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे रोका। कुछ दिन पहले तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के एक विधायक के विद्यासागर राव ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर विवादास्पद बयान दिया था। सौभाग्य की एक बात यह कि तेलंगाना में टीआरएस के विधायकों की राजनीति समझ से परे है। उनकी अपनी सरकार तेलंगाना में सरकारी खर्च पर हवन यज्ञ कराए, इसमें उनको कुछ भी गलत नहीं दिखता। लेकिन तेलंगाना के लोग अगर अपनी मर्जी से राम मंदिर के लिए चंदा देना चाहें तो टीआरएस के विधायकों को दाल में काला नजर आने लगता है। दरअसल ऐसे नेताओं को लगता है कि हम आप जैसे लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर आसानी से गुमराह किया जा सकता है। हम लोग बिना सोचे समझे बहक भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता तो टीआरएस के विधायक से तुरंत पूछ लेते कि जब राम मंदिर के लिए धनराशि जुटाने का अभियान वीएचपी के सदस्य चला रहे हैं तो उसमें बीजेपी को घसीटने का क्या मतलब। हम लोगों ने ये पूछा नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपनी साख पर चोट बर्दाश्त नहीं हुई, ऐसे में बवाल होना था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फ से ढकी सड़क पर एक बेकाबू गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। बर्फ के जमने से वहां की सड़कों पर फिसलन बनी हुई है और यही वजह रही कि एक गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो सड़क की बाईं तरफ जा मुड़ी। वहां बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से उसका ड्राइवर भी गाड़ी पर काबू पाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उस गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे कुछ लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक आदमी तो इतनी बुरी तरह गिरा कि वो लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक चलता गया। उसे बचाने के लिए कई लोग उसकी तरफ दौड़े। इस बीच गाड़ी में सवार एक शख्स उतरा और हादसे का शिकार हुए उस आदमी को संभाला। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। अभी सड़कों के किनारे बर्फ की मोटी परत जमा है। दिन में तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलती है और रात में तापमान शून्य से नीचे जाते ही पानी बर्फ की चट्टान में तब्दील होने लगता है। दुनिया में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी के बाद ऐसे हादसों का वहां खतरा होता है, क्योंकि सड़क की हालत बर्फ की सिल्ली जैसी हो जाती है। उस पर गाड़ियों के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं। बजट सत्र के मौके पर किसान संगठनों के हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी। किसानों के प्रदर्शन के नाम पर 26 जनवरी जैसी हिंसा न हो, इसलिए पुलिस ने किसान आंदोलन वाली जगहों पर पहरा बढ़ा दिया और किसान आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर से करीब 500 मीटर पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बार किसी तरह की चूक न रह जाए, इसलिए सुरक्षा घेरे को भी मजबूत किया गया। सड़क पर कई स्तर की बैरिकेडिंग के अलावा सीमेंट के कई पिलर भी लगाए गए। हालांकि पहले कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारी इस तरह की सुरक्षा को भेज चुके हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। सीमेंट के जो बोल्डर सड़क पर रखे गए, उनके बीच रेत और सीमेंट का घोल डालकर मजबूत किया गया, ताकि चाहकर भी कोई उन्हें सड़क से हटा ना सके। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर जो बैरिकेड लगाए गए, उन सभी के ऊपर कंटीली तारें भी बिछाई गई। यहाँ पर अब किसी की भी आवाजाही नहीं है। जो सिविलियंस हैं पूरी तरह से उन पर यहाँ इस इलाके में आने पर पाबंदी लगाई गई है। कई किसान संगठन पिछले 2 महीने से टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं। वहां पुलिस ने सड़क पर लोहे की लंबी कीलें लगाई ताकि ट्रैक्टरों पर सवार होकर कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल न होने पाए।
26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में जैसी हिंसा हुई थी वैसी दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी और दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उन्हें एक तरह से सील कर दी। इन सबके बीच दिल्ली के शाहदरा इलाके की पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए एक नए तरीके का हथियार बनाया, जिसमें स्टील के डंडों पर लोहे की कीलों को लगाया गया। पुलिस ने बताया कि जिस तरह का हमला और उग्र प्रदर्शन 26 जनवरी को किया गया था, उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए ये हथियार कारगर साबित होंगे। बाकी इलाकों की तरह शाहदरा में भी निगरानी के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। हमारे पूरे ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड वो अरेंजमेंट इतना इंटैक्ट रहे कि किसी भी तरह की कोई एंट्री पॉसिबल ना हो दिल्ली की तरफ। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसान संगठन डटे हैं, वहां जिस तरह का सुरक्षा घेरा बनाया गया वो पूरे किसान आंदोलन के दौरान देखने को नहीं मिला। पहले तो पुलिस ने अलग अलग कतार में सैकड़ों बैरिकेड लगाए, फिर उनके बीच सीमेंट के बोल्डर रख दिए। इसके बाद पुलिस के सैकड़ों जवान अलग अलग टुकड़ियों में तैनात हो गए ताकि कोई प्रदर्शनकारी अगर किसी तरह बैरिकेड पार भी कर ले तो पुलिस के सुरक्षा घेरे को न भेद पाए। हालांकि किसानों के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा ने उन लोगों को भी परेशान किया जो अपने काम के लिए सुबह के वक्त घरों से निकले और कई घंटे जाम में फंसे रहे। उपद्रवियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई, लेकिन पुलिस की ये सख्ती सड़क के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों पर भारी पड़ी। सैकड़ों लोगों को ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के आनंद विहार इलाके से सामने आई, जहां दिल्ली जाने वाला रास्ता सुबह के वक्त काफी देर तक लगभग ब्लॉक रहा और गाड़ियों में सवार होकर लोग सरकते हुए आगे बढ़े। बजट सत्र है और इसकी वजह से लोग यहाँ से आगे की तरफ न जाएं और किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। एक तस्वीर उस समय की भी सामने आई जब काफी देर तक गाड़ियां अपनी जगह से हिली तक नहीं। उस वक्त एक आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बेबस होकर जैम में फंसी गाड़ियों को देखने लगा। रास्ते तो खुलने ही चाहिए, पब्लिक के लिए परेशानी हो रही है दिन ब दिन। राजधानी के अक्षरधाम इलाके के हालात भी कुछ ऐसे ही मिले। कई रास्ते डाइवर्ट होने की वजह से वहां भी भारी जैम लग गया। काफी देर तक गाड़ियां रेंगती रहीं क्योंकि पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग की हुई थी, जिस वजह से चौड़ी सड़क संकरे रास्ते में तब्दील हो चुकी थी और बड़ी संख्या में गाड़ियों को वहां से गुजरना था। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर अफवाहें फैलाने वाले कई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन के नाम पर गड़बड़ी फैलाने और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने इन ट्विटर अकाउंट की लिस्ट बनाई और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जिन ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया उन पर देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगा। 100 बात की एक बात यह कि अविश्वास की खाई जब गहरी हो जाती है तो सुरक्षा की दीवार को मजबूत करना ही पड़ता है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर कुछ किसानों ने जो कुछ किया वो देश के साथ विश्वासघात ही था। दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं ने जो वादा किया था, उस वादे के साथ ही किसानों से दिल्ली पुलिस का भरोसा भी टूट गया। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग और पुलिस के हाथों में स्टील की कटीली रॉड उसी टूटे हुए भरोसे का सबूत है। जिन किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का वादा किया था, उन्हें दिल्ली में उपद्रव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन सबने इससे पल्ला झाड़ लिया। सारे किसान नेताओं ने दंगाइयों को रोकने, उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी। अब पुलिस वही कर रही है जो किसान नेता चाहते। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब दिल्ली के सिनेमाघर भी 100% दर्शकों की क्षमता के साथ खोल दिए गए। हालांकि वहां कोरोना से बचाव के लिए अब तक जो नियम लागू थे वो आगे भी जारी रहेंगे, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद एक सिनेमाघर से सामने आई। वहां फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों का सबसे पहले गेट पर तापमान मापा गया, फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। फिल्म की टिकट भी दर्शकों को ऑनलाइन ही लेनी होगी, जिसे वो सिनेमा हॉल में आकर एक काउंटर पर दिखाएंगे, जिसके बाद उन्हें हॉल में एंट्री मिलेगी। टिकट पूरी डिजिटल होगी क्योंकि किसी तरीके से टिकट नहीं दी जा रही है, डिजिटल टिकट पर ही काम चल रहा है। और यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, आप देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये यहाँ पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। सिनेमाघर के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद अब वहाँ नई नई फिल्में लगेंगी और दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी। जिस तरह से हमें ये मिल गई है छूट, उससे लगता है कि अब आगे नई मूवीज़ भी रिलीज़ होंगी तो बिजनेस बढ़ेगा। वहां पहुंचे दर्शकों ने भी बताया कि लंबे वक्त से सिनेमा हॉल में नई फिल्में बहुत ही कम लग रही थी, लेकिन अब वो आराम से वहां आकर उनका मजा ले सकेंगे। काफ़ी टाइम से हम नई नई मूवीज़ नहीं देख पा रहे थे, आज हम आए अपने भाई के साथ। कोरोना की वजह से अभी तक सिनेमा घरों में क्षमता से सिर्फ 50% यानी आधे लोगों को ही फिल्म देखने की इजाजत थी।
बात की बात है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया भर नहीं है, बल्कि भारत में करीब 2.5 लाख लोगों की रोजी रोटी फिल्मों से ही चलती है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो सिनेमा हॉल में नौकरी करते हैं। कोरोना संकट की वजह से इनका रोजगार भी छिन गया। 50% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने के फैसले से भी इनका भला नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म निर्माता अपनी नई फिल्में रिलीज करने से हिचक रहे थे। अब माना जा रहा है कि सिनेमा हॉल में रौनक लौटेगी, वहां काम करने वालों की जिंदगी पटरी पर आएगी। एक रिसर्च में पाया गया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के महज कुछ घंटों में ही फेफड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने कोरोना के हमले के 1 घंटे बाद से फेफड़ों पर नजर रखनी शुरू की, और ये देखकर वो भी दंग रह गए कि वायरस ने तुरंत ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस फेफड़ों के सेल की काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है और इन्फेक्शन होने के 3 से 6 घंटे के अंदर ही सेल के न्यूक्लियस को ढकने वाली झिल्ली को भी खराब कर देता है।